लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में ही संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे एफआईएस ने कैश मार्केट में बिकवाली ही की है। 5,517 करोड़ की बिकवाली। यहां पर लगातार एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। डीआईएस ने कैश मार्केट में 3,015 करोड़ की खरीदारी की है और वायदा बाजार अगर देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से 2,490 करोड़ की बिकवाली और इंडेक्स ऑप्शंस में 5,042 करोड़ की खरीदारी के यहाँ पर आंकड़े आते हुए। तो क्लियरली एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली जो है उसका ट्रेंड जारी है, जो कि कंसर्न्स है लगातार और वो अब भी बने हुए हैं। चलिए, ये तमाम संकेत तो हमने जाने। शुरुआत जो है भारतीय बाजार के लिए कैसी होती हुई दिखेगी, सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, हफ्ते पर कैसा ट्रेंड दिखेगा, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं और ये सब बताने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जिस तरह से ग्लोबल सेटअप हम देख रहे हैं, एफआईएस डीआईएस का एक्शन, डीआईएस ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एफआईएस की भी बिकवाली है। पिछले हफ्ते का ट्रेड हमने जैसा देखा, वोलेटाइल एक्शंस काफी सारे थे। आज नए हफ्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज के लिए कौन से लेवल्स आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, कैसा दिन आप देखेंगे आज? गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, लास्ट वीक बेसिकली इंपॉर्टेंट रहा बाजार के लिए क्योंकि 2 वीक के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो जो हम काफी टाइम से बात कर रहे थे कि 16,800 की रेंज, 17,300 की रेंज, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला और 16,800 के नीचे बाजार से खुलता हुआ हमें दिखा। इस हफ्ते इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि 16,000 काफी क्रिटिकल होने वाला है हमारे लिए। उससे पहले 16,200 पे एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर है। तो इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ तो 16,000 16,200 ये देखना है हमको कि वेदर मार्केट इसको होल्ड करता है कि नहीं करता है। और जस्ट इन केस अगर एक रिबाउंड आता है मानसी, तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी बिकॉज 16,800 के नीचे जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज कंटिन्यू करना ही समझदारी है। सेम इंडिकेशन हमें बैंकिंग इंडेक्स से भी दिख रहे हैं, वहां पे भी प्रेशर कंटिन्यूसली जारी है। तो यहाँ पे 33,600 और 34,200 ये 2 क्रिटिकल लेवल्स होंगे आज के सेशन के लिए। 33,600 काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जब तक कि ये हम होल्ड कर रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी शायद बैंकिंग में एक पॉज आए, थोड़ा कंसोलिडेशन दिखे और ऊपर पे जब भी बाउंस आएगा तो 35,200 और 35,600 ये लेवल आपको ध्यान रखना है। वहां पे आते ही मार्केट में दोबारा से बैंकिंग इंडेक्स में प्रेशर देखने को मिलेगा। ओके अजीत, इसी के साथ फिर आज के लिए सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आपका नजरिया क्या है, कौन से स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, यहाँ पे अभी भी मैं ये कहूँगा कुछ एक स्टॉक्स अभी भी बने हुए हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। ब्रॉडली मार्केट में सारे ही स्टॉक सेक्टर्स इन लाइन विद द इंडेक्स नेगेटिव बाय के ट्रेड कर रहे हैं। बट क्योंकि हमने काफी अच्छी करेक्शन देख ली है, कुछ एक स्टॉक्स अभी भी पॉजिटिवली बायस्ड हैं, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अप्रोच ही आप मेंटेन करें। और ये देखते हुए आईटीसी जो कि अभी भी काफी स्ट्रांगली ना ही केवल होल्ड कर रहा है बल्कि पॉजिटिव बायस का ट्रेड भी कर रहा है, तो वहां पे आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 255 के स्टॉप लॉस के साथ 285 तक के टारगेट्स के लिए। शॉर्ट साइड पे ऑब्वियसली जहां सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ था आईटी पैक, उसमें टीसीएस, वहां पे मुझे लग रहा है वहां कि ये प्रेशर अभी और एक्सटेंड करता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। तो 3310 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं टीसीएस में, आपको आने वाले दिनों में दिख जाएंगे। तो 3510 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करें। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर आईटीसी पर खरीदारी के मौके टीसीएस में बिकवाली की राय अजीत की तरफ से आती हुई। ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से अगर देखें, यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके टीवी स्क्रीन पर है। 285 के टारगेट्स आईटीसी में ध्यान में रखें। आईटीसी स्लोली एंड इवेंचुअली मूव करता हुआ ऑन पॉजिटिव साइड्स नजर आ रहा है और साथ ही टीसीएस करंट लेवल्स को देखते हुए यहाँ पर बिकवाली के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। आज ही के सत्र में 3,310 तक के लेवल्स भी जाते हुए दिख सकते हैं। 3,400 के पार की क्लोजिंग हमने शुक्रवार के सेशन में देखी थी और कमजोरी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। अजीत, शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हमें बताने के लिए। आइए चलते हैं और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स भी हमारे पास आई हैं। बोनांजा की तरफ से यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल्स हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से 2 कॉल्स इन्होंने एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज और साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल, दोनों पर खरीदारी की राय आते हुए दिखी है। और स्ट्रैटेजी यहाँ पर अगर आप देखें, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में हमने देखा पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है और शुक्रवार को हरे निशान के साथ स्टॉक में ट्रेडिंग हमने देखी थी। आज 1,180 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 1,300
एक 1350 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1180 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ बाय साइड, ये राय आती हुई। और साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी टारगेट्स जो है 950 के मानकर आप चले। 890 890 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए 4 कॉल्स आपके पास हैं ऑन इंट्राडे पर्सपेक्टिव एज ट्रेडिंग कॉल्स। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जो रिलायंस के नतीजे आए थे उनकी बात करते हैं। कैसे रहे नतीजे बताने के लिए हमारे साथ सौमित जुड़ गए हैं। सौमित, गुड मॉर्निंग। बताएं रिलायंस के नंबर्स कैसे देखने को मिले। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखते हैं तो ऑपरेशनली इन लाइन आए हैं। अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे तो वो करीब 12% से ग्रो किए हैं। एबिटा 6% की ग्रोथ आई है। मार्जिन्स थोड़ी से डिक्लाइन हुए 15.1% पे। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो उसमें 13% डिक्लाइन था, बट ये डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था क्योंकि अगर हम देखते हैं थर्ड क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन था करीब 3000 करोड़ रुपीज़ का, और ये फोर्थ क्वार्टर में ना होने के कारण ये नेट प्रॉफिट में हमें 13% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अब अगर हम सेगमेंट वाइज बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो O2C सेगमेंट है उसकी जो एबिटा है वो 5% से ग्रो की, और इसमें रिफाइनिंग सेगमेंट का अच्छा हाथ होगा क्योंकि रिफाइनिंग सेगमेंट का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में अच्छा रहा था। पेट्रोकेमिकल बिजनेस अगर हम देखेंगे तो उसमें थोड़ा सबड्यूड परफॉर्मेंस रहा होगा। रिटेल बिजनेस की जो एबिटा थी उसमें सिर्फ 3% का डिक्लाइन देखने को मिला है। ये डिक्लाइन के पीछे का कारण होगा, अगर फोर्थ वेव में आपको याद होगा तो कोविड का एक इम्पैक्ट था और उसी कारण 3% का डिक्लाइन हुआ है। और जो एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसका एबिटा करीब 1600 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया है, करीब 23% डिक्लाइन किया है ऑन अ Q-on-Q बेसिस। बट अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो ऑपरेशनली प्रीटी मच इन लाइन है। अब हम जियो की अगर हम बात करते हैं तो जियो के जो रेवेन्यू आए हैं वो करीब 20,900 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया है। एबिटा ग्रोथ भी हुआ है 10,500 पे, और मार्जिन्स एक्सपैंड किए हैं 50.3% के आसपास। अगर हम जो की नंबर है रिलायंस जो के लिए, जो कि आरपू का नंबर है, वो स्ट्रीट के एस्टिमेट्स के ऊपर आया है, करीब 168 रुपीज़ के आसपास आया है। स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था नंबर का 164 रुपीज़ का। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कंसोलिडेटेड नंबर्स ऑपरेशनली इन लाइन है। O2C सेगमेंट का आउट परफॉर्मेंस हुआ है रिफाइनिंग बिजनेस के कारण। रिटेल बिजनेस में थोड़ा सा वीकनेस था क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट था। और अगर जियो की नंबर्स की अगर हम बात करें तो आरपूज एक्सपैंड किए हैं ऑन अ Q-on-Q बेसिस, बट जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर सब्सक्राइबर बेस करीब 42.1 करोड़ था, जो डिक्लाइन होकर अब 41 करोड़ के आसपास आ चुका है रिलायंस जियो के लिए। ऑलराइट सौमित, शुक्रिया आपका ये नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें। इन्फॉर्मेशन शुक्रवार के सेशन पर कैसे देखने को मिले, ट्रेड कैसे नजर आए, आपसे हम जानेंगे। लेकिन इस बीच L&T इन्फोटेक और माइंडट्री की बोर्ड बैठक में दोनों कंपनियों के मर्जर को मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, मर्जर के बाद बनी कंपनी का नाम जो है वो LTI माइंडट्री होगा। डील की पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताएं ये पूरी डील जिस पर सभी का फोकस था, क्या डिटेल्स निकल कर आ रही हैं? जी हाँ, माइंडट्री और L&T इन्फोटेक का मर्जर अनाउंस हुए हैं। अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 73 शेयर जो होंगे वो L&T इन्फोटेक के होंगे और माइंडट्री के 100 शेयर होंगे। अगर ये मर्जर रेशियो इस तरीके से डिसाइड किया गया है। साथ ही साथ L&T की पूरी जो जॉइंट कंपनी है, जो मर्ज्ड कंपनी है, उसमें 68.73% की हिस्सेदारी करें। इन कंपनीज की सिनर्जी की बात करें तो दोनों ही कंपनी की जो स्पेशलिटी है वो अलग अलग है, तो इसलिए मैनेजमेंट का मानना है कि ये दोनों जब जॉइंट कंपनी बनेगी तो ये काफ़ी सिनर्जीज होंगी दोनों में, जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। टोटल अगर ड्यूरेशन की बात करें तो कब तक ये मर्जर कंप्लीट हो सकता है, तो इसमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए होंगे और इन सारे प्रोसेसेस के लिए 11 से 12 महीने, तो लगभग FY23 में ये मर्जर कंप्लीट होगा। और इस मर्जर को स्मूथली निपटाने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। इस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों की बात करें तो दोनों कंपनी के मेंबर्स सदस्य होंगे। हालांकि मैनेजमेंट ने ये पूरा डिटेल्स नहीं दिया है कि कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे, बट जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और ये अगले एक साल तक, जब तक ये मर्जर पूरा नहीं होता है, ये स्टीयरिंग कमेटी ये पूरे मर्जर को ओवरसी करेगी। अगर हम इसकी पोजीशनिंग की बात करें मर्ज्ड कंपनी की, तो मैनेजमेंट का कहना यही है कि जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है वो फिलहाल $3.5 बिलियन है और आगे इसको और भी आगे ले जाने की संभावना है। बिल्कुल अंकुर, आपका शुक्रिया ये मर्जर से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली इस मर्जर पर
हमारा फोकस लगातार था और इससे जुड़े जो अपडेट्स थे हम आप तक पहुंचा भी रहे थे। और साथ ही आपको बता दें कि जो मर्जर की बड़ी बातें निकल कर आई है, L&T इन्फोटेक और माइंडट्री की बोर्ड बैठक में दोनों कंपनियों ने इस मर्जर को मंजूरी दे दी है और मर्जर के बाद एक नई कंपनी फॉर्म होते हुए, एक नई कंपनी डेवलप होते हुए दिखेगी। LTI माइंडट्री इसका नाम होगा। और डील से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी आपने देखी। अब इस पर स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन किस तरह के आते हैं ये हमें खास तौर से समझना होगा। इस बीच यहाँ पर फिर से एक बार ग्लोबल मार्केट सेटअप कैसा नजर आ रहा है आप देख लीजिए। आज के सत्र में ग्लोबल बाजार का हाल कैसा है। यहाँ पर शुरुआत जो है एशियाई बाजार की कमजोरी के साथ होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SGX निफ्टी जो है 16,213 के लेवल्स पर 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी यहां पर हावी होती हुई करीब 1.5% की बिकवाली का दबाव यहां पर देखने को मिला है। और साथ ही शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन मार्केट्स में भी कमजोरी देखने को मिली है, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि एशियाई बाजार पर, पूरी संभावना है कि इसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन चलिए अब आपको ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स बताते हैं, क्योंकि वीकेंड के दौरान शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद काफी सारे रिजल्ट्स, काफी सारे ट्रिगर्स, काफी सारी खबरें आती हुई दिखी होंगी। सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं कहां से शुरुआत कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट्स को फोकस करेंगे और सबसे पहले है टाटा पावर। देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। टॉप लाइन ग्रोथ भी 15% हुई है और एबिटा में भी लगभग 20% का ग्रोथ देखने मिला। अब याद रखिए पावर की जो डिमांड बढ़ रही है और जो कंपनी की जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी में जो आगे बढ़ रहे कंपनी और गाइडेंस आ रही है, उसके कारण स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। नवीन फ्लोराइन की हालांकि जो नंबर्स आए हैं चौथे तिमाही की, वो थोड़े से जो है थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, स्पेशली उनके मार्जिन्स का पार्ट, जहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट मार्जिन्स में देखने मिला। तो ओवरऑल थोड़े वीक नतीजे देखने मिले। हालांकि जो बेस है उसके कारण रेवेन्यू में भी 20% का ग्रोथ देखने में। बजाज कंज्यूमर केयर में भी जो है आपकी रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट की राइस की वीकनेस आगे बढ़ी हुई है। यहाँ पे भी मार्जिन्स में लगभग 900 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट देखने मिला है। और इसके अलावा एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया NL जो है, यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। टॉप लाइन में जो है ऑलमोस्ट सपाट ग्रोथ देखने मिला है, हालांकि जो मार्जिन्स है वहाँ पे दबाव देखने मिला है। तो इसके कारण जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे प्रेशर देखने मिल सकता है। वेसुवियस इंडिया अच्छी नंबर्स आए हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। टॉप लाइन ग्रोथ भी 25% का दिखा गया है और एबिटा मार्जिन में भी 105 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सुधार देखने मिला है। ग्राइंडवेल नॉर्टन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। एक बड़ी ऑर्डर भी दी गई थी, लेकिन जो रेवेन्यू देख लीजिए, एबिटा देख लीजिए, ऑलमोस्ट डबल डिजिट को जो है टच कर रहे हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन के आंकड़े आए हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे न्यूज़ जो ऑफकोर्स चल रहा था बाजार में कि डाइवेस्टमेंट्स होगी उनके एसेट्स को लेके, लेकिन इसके अलावा भी अगर आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू में 50% का उछाल और जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 77% का ग्रोथ दिया है। तो स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। गो फैशन भी है वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो अच्छी ग्रोथ दिया है। फोर्थ क्वार्टर में SSG ग्रोथ 17% का आया है और जो रेवेन्यू है वो 30% का, लेकिन नेट प्रॉफिट ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और लगभग 71% का ग्रोथ देखने मिला है। तो स्टॉक ज़रूर ये सबसे ज़्यादा फोकस में रह सकता है। आपके नए लिस्टिंग स्टॉक्स जिनके नतीजे आए हैं, शेषाई पेपर ऑफकोर्स एक अच्छे नंबर्स ऑलरेडी आपको जो है आंध्रा पेपर से देखने मिले थे। अब यहाँ पे भी पेपर स्टॉक्स में जो तेज़ी देखने मिल सकती है। यहाँ पे रेवेन्यू में 40% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। तो ये जो है स्टॉक ज़रूर फोकस में रखेगा। DCB बैंक के लगभग इन लाइन टाइप ऑफ नंबर्स देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह जितने भी बैंक्स आए हैं सबके एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि NPA कम हुई है और यहाँ पे भी जो नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 22% का ग्रोथ देखने मिला। और आखिरी स्टॉक रहेगा पैसालो डिजिटल। यहाँ पे भी जो है लगभग जो है वीकिश नंबर्स आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है कि वहाँ पे शेयर स्प्लिट होने वाले हैं 1:10 पे। तो ये सारे जो स्टॉक्स है अर्निंग स्पेसिफिक, ये हमारे फोकस में रहने वाले हैं। शरद, ये खबरें हैं और साथ ही स्टॉक्स हैं जिस पर खास तौर से हमें नज़र रखनी होगी। और इनफैक्ट ये तमाम खबरें जो हैं इसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट है जो कि देखने को मिलेगा रिजल्ट स्पेसिफिक। लेकिन शरद, फिर खबरें तो रिजल्ट स्पेसिफिक तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट होंगे। कौन सी खबर आती हुई दिखी ओवर द वीकेंड और कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, मिड कैप स्पेस में भी एक्शन है, आपके लार्ज कैप स्पेस में भी एक्शन है। टाटा स्टील सबसे पहले ने क्लैरिफिकेशन किया कि कोई जो उनके प्रोडक्शन हुई है कोई इम्पैक्ट नहीं हुए, जहाँ पे उनकी प्लांट थी जमशेदपुर की, जहाँ पे फायर लगी थी ओवर द वीकेंड। तो ये एक जो है क्लैरिफिकेशन आया कंपनी से। HCL टेक ने भी जो है एक स्विस बेस्ड डिजिटल फिनटेक कंपनी खरीदी है 412 करोड़ रुपए के लिए इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस में। लेकिन ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपनी ने कहा है कि कुछ इरेगुलरिटीज़ आए हैं आपके कमर्शियल व्हीकल्स पोर्टफोलियो में, उसके
कारण जो है ENY की जो ऑडिट की गई है वहाँ पे जो एडिशनल प्रोविजनिंग होता है लगभग 577 से लेके 677 करोड़ तक जो है एडिशनल प्रोविजनिंग होती है। ये स्टॉक पे जो है भारी दबाव देखने मिल सकता है स्टार्टिंग के सेशंस में। इसके अलावा सागर सीमेंट भी है आपके ग्राइंडवेल नॉर्टन है फोकस में, यहाँ पे लगभग 100% स्टेक जो है PMS परमासेल में 122 करोड़ के लिए जो है एक्वायर किया गया है। सागर सीमेंट भी फोकस में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेमजी इन्वेस्ट के जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर हैं वो जो है लगभग 350 करोड़ जो है प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट में जो है एक्वायर किए हैं स्टेक। तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट प्रोसीड में ऑर्गेनिक एक्सपेंशन प्लान्स के लिए रहेगा, तो सागर सीमेंट्स में भी ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप स्पेस में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को जो है लगभग 1400 ई बसेस का 2450 करोड़ का ऑर्डर मिला है। त्रिवेणी टर्बाइन में जो है शेयर बाईबैक की जो है विचार करेंगे 13 मई की बोर्ड मीटिंग में। कोरोमंडल इंटरनेशनल की भी बात करते हैं, लगभग 45% स्टेक जो है बाओबाब माइनिंग और केमिकल्स कॉर्पोरेशन में लेने वाले, और ये ट्रांजैक्शन जो है आपके वित्त साल 2023 के दूसरे क्वार्टर में जो एक्सपेक्टेड है कंप्लीट हो जाए। लुपिन में 2 इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स आए हैं, सबसे पहला इलेपर्ड्रीन टैबलेट्स का और दूसरा है प्रेगाबलिन कैप्सूल्स का। तो स्टॉक में जो है पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक के बारे में बात करूँ, इक्विटस बैंक लंबे समय के बाद एक ओवरहैंग जो है कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे जो RBI से जो उनको नो ऑब्जेक्शन का जो है सर्टिफिकेट या एक टाइप से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है नो ऑब्जेक्शन का, ताकि वो इक्विटिस होल्डिंग्स जो उनकी होल्डिंग कंपनी उसके साथ वो मर्ज कर सकें। बिल्कुल शरद, आपका शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो अब आप खबरें जानते हैं जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, साथ ही रिजल्ट्स भी ओवर द वीकेंड कई सारे आते हुए दिखे, जिस पर भी हमने आपको यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो आप तक पहुँचाई। लेकिन इस बीच मार्केट में 2 IPOs हैं जिस पर फोकस है। एक तो LIC के IPO में पैसे लगाने का आज आखिरी मौका है, और साथ ही कैंपस एक्टिववेयर की आज लिस्टिंग होने जा रही है। IPO अपडेट भी जानना जरूरी है, बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत सबसे पहले LIC के IPO से कर लेते हैं, और इस बार ये 5 दिनों का इशू था ताकि रिटेल जो निवेशक हैं उनको आसानी हो सके इस LIC में हिस्सा लेने के लिए, IPO में हिस्सा लेने के लिए। तो जो 5 दिन का सब्सक्रिप्शन था वो हम आपको पहले बता देते हैं। QIB हिस्सा था वो करीब 67% सब्सक्राइब हुआ, NII का हिस्सा जो था वो 124% सब्सक्राइब हुआ, रिटेल हिस्सा 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉय में अगर देखेंगे तो 3.79 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, और पॉलिसी होल्डर की तरफ से करीब करीब 5 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो कुल जो सब्सक्रिप्शन था LIC के IPO में 5वें दिन वो 1.79 टाइम्स सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने मिला। तो शानदार यहाँ पर रिस्पॉन्स LIC के IPO को मिलता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं लिस्टिंग की। प्राइमरी मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और उसमें कैंपस एक्टिव फुटवेयर का जो IPO था वो आज लिस्ट होने वाला है। इसके पहले जो डिटेल्स हैं, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, वो आपको बता देते हैं। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर भी देखने को मिला था। जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस थे उनकी तरफ से करीब 152 गुना का सब्सक्रिप्शन देखा गया था। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो खरीदार थे उनकी तरफ से 22 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, और रिटेल कैटेगरी जो थी वहाँ पर करीब 8 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, और जो कुल सब्सक्रिप्शन था वो करीब 52 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो ये प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। IPO का जो प्राइस था वो 292 रुपये प्रति शेयर था, और इस IPO के जरिए कंपनी की करीब 1400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी 100% OFS पर। 4.79 करोड़ शेयर्स कंपनी ने जारी किए OFS के जरिए, जिसके जरिए करीब 1400 करोड़ जुटाने की योजना है। तो ये 2 इवेंट्स हैं प्राइमरी मार्केट में जिस पर कि आज हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया आपका ये IPO अपडेट्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली IPO के अपडेट्स पर भी नज़र रहेगी। LIC के IPO में पैसे लगाने का आज आखिरी मौका है, और 5 दिन तक ये इशू चला ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक जो हैं इस IPO में हिस्सा ले सके। और कैंपस एक्टिव फुटवेयर की यहाँ पर लिस्टिंग आज है जिस पर नज़र रहेगी, और लिस्टिंग जैसी होगी हम आप तक पहुँचाएंगे किन लेवल्स पर वो लिस्ट होती हुई दिखी है। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट जानते हैं, और कमोडिटी बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। शुरुआत कच्चे तेल की चाल से ही करेंगे। एनर्जी पैक में जिस तरह से ट्रेंड नजर आ रहा है, सप्लाई की चिंता अब भी बड़ी है, जिसके चलते कच्चे तेल में लगातार तेजी का दौर जो है जारी है। ब्रेंट $112 पर बैरल तक जाता हुआ दिख चुका है। क्या लगता है एनर्जी पैक, कच्चा तेल, नेचुरल गैस पर आपका नजरिया क्या होगा?
गुड मॉर्निंग मानसी जी। लग रहा है कि आज ज्यादातर देखे तो कच्चे तेल में फोकस रहेगा सप्लाई पे, क्योंकि डिमांड वैसे कंसर्न्स बने हुए। हमने जो चाइना का लॉकडाउन, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में स्लो डाउन की चिंता है, ये सारे जो फैक्टर्स है वो डिमांड के कंसर्न्स कहीं ना कहीं खड़े करता है। पर जैसे ही मॉर्निंग में न्यूज आया कि G7 नेशन से वो पूरे क्रूड इम्पोर्ट जो रशिया से होता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है। ये कमेंट के बाद लोअर लेवल से कच्चे रिकवरी आपको WTI एंड ब्रेंट दोनों में देखने को मिली। मॉर्निंग में ब्रेंट जब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ा प्रेशर था तब वो 110 के करीब पहुंच चुका था, वहां से अच्छी रिकवरी है। तो मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलर क्रूड में रिकवरी के प्ले के लिए जाना चाहिए। अगर हम बात करें रिकवरी के प्ले की, तो क्रूड में जो माई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कुछ भी गैप डाउन खुलता है तो मेरे हिसाब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 8,270 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करें। 8,580 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। वही जैसे आपने बेस मेटल्स की बात की, बेस मेटल्स में पर्टिकुलर जो चिंता है वो सप्लाई की अभी धीरे धीरे कम हो रहे, बट सामने डिमांड के बड़े कंसर्न्स खड़े हो रहे। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में शॉर्ट टर्म में हाई लेवल से प्रेशर देखने को मिल सकता है, वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम, जिंक। इसमें ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि गिरावट का दौर अभी चालू हो चुका है, शॉर्ट टर्म टॉप बन गए। तो मुझे वीकनेस के साइड एल्यूमिनियम लग रहा है। 242.80 के करीब एक बार एल्यूमिनियम के माई कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट करे। 236 के टारगेट के लिए 245 का एक स्टॉप लॉस लगाए। साथ में जो बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है उसका भी एक प्रेशर आपको बेस मेटल्स में आता हुआ दिखेगा। ओके रवि, ऑफ कोर्स यहाँ पर बेस मेटल्स और एनर्जी पैक पर आपने नजरिया बताया, लेकिन बुलियन मार्केट में क्या हो रहा है? लगातार हम देख रहे हैं कमजोरी हावी होती हुई, चाहे विदेशी बाजार हो, घरेलू बाजार हो। सोने चांदी की चाल आप कैसे देख रहे हैं? आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है इस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में लगातार दोनों जो कमोडिटी है गोल्ड एंड सिल्वर वो प्रेशर में। हालांकि रुपए की कमजोरी की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में सोना आउट परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड में लगातार देखे तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता है या इन्फ्लेशन के कंसर्न है वो सारे लोअर लेवल से अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर बेट लेना है, थोड़ा ट्रेड करना है, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी सिल्वर में रहेगी। सिल्वर में मेरी सेलिंग की सलाह है, क्योंकि बेस मेटल्स में अगर प्रेशर रहेगा तो आपको इसका जो दबाव है वो सिल्वर में भी आता हुआ दिखेगा। गोल्ड वैसे देखे तो उसमें दोनों साइड के न्यूज है, जो भी चिंता है वो उसके लिए सेफ हेवन डिमांड पैदा करते हैं, जो कंसर्न है वो भी उसके लिए पॉजिटिव है। सिर्फ बॉन्ड यील्ड एंड डॉलर इंडेक्स दो ही उसके लिए रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर है। बट मुझे लग रहा है सिल्वर में शॉर्ट करना चाहिए, यह एक टॉप पिक हो सकता है बुलियन पैक से। 62,600 के करीब क्लोज हुआ था सिल्वर, इसको बेचे 62,980 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड ये वीक में 61,500 तक के लेवल्स आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल रवि, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो चलिए, बेस मेटल्स, एनर्जी पैक और बुलियन मार्केट पर रवि का नजरिया क्या है हमने जाना। आपके टीवी स्क्रीन पर उनकी स्ट्रैटेजी भी है। सिल्वर में बिकवाली की राय रवि की तरफ से आती हुई, और साथ ही क्रूड की अगर बात करें, यहाँ से खरीदारी के मौके बनते दिख सकते हैं। 8,580 तक के टारगेट्स आगे चलकर देखने को मिल सकते हैं। और एल्यूमिनियम, बेस मेटल्स की चाल में जो उठापटक है उसका इम्पैक्ट एल्यूमिनियम पर ऑन सेल साइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट करने की राय, 235 तक के टारगेट्स एल्यूमिनियम में यहाँ पर आते हुए रवि की तरफ से।